of the magnetic field intensity around a closed path that equates to the current enclosed by that closed path. अगर इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट वाइज बैकग्राउंड नॉलेज से रिलेट करके देखते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपने एक दूसरे एंगल से कवर अप करके देखी हुई है। मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में यही चीज़ रिकॉल करके बताएगा क्लास में से? लेट मी पॉइंट इट आउट। सैफुल्ला आसिफ, आप बताओ बच्चे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये लॉ, ये नहीं कह रही कि यही लॉ है, ठीक है, लेकिन इससे मिलता जुलता जो हम लोगों ने कंडीशन डील की हुई है इंस्टेड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को देख रहे हो, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा था, तो वहां पे आपके पास क्या चीज थी, किस चीज को इक्वेट कर रही थी? प्लीज हरी अप, जल्दी से बताएं। सैफुल्ला आसिफ, मलिक सैफुल्ला आसिफ। एक तो आप लोग का ये भी मसला है ना, पूछने बैठ जाओ तो फिर नो वन इज विलिंग टू पार्टिसिपेट। शेर मिया, मुझे लगता है आप लोग वो टिपिकल काम करते हो, माइक्स और वो ऑन, वो सॉरी, स्क्रीन ऑन छोड़ के और बस फिर इधर उधर या सो जाते हो। एनीवन प्लीज। अबीरा, आपको पता है, याद है बच्चे कुछ? मैम कूलम्स लॉ। हाँ, क्या वो नहीं, कूलम्स लॉ नहीं था बेटा। मैम रिवाइज करें क्वेश्चन जरा। मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो हमारे पास एम्पेयर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट है ना, ये हमें बता रहा होता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, अराउंड द क्लोज पाथ इज दैट इक्वेट्स टू द मैम करंट इन क्लोज, that गॉसेस equates लॉ to में। current enclosed by the closed path. This is the case when we are dealing with the magnetic field, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल हम लेते हैं ना, तो वो इक्वेट करता है, एक मिनट, है कि हम लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल के ऊपर से ये क्लोज सर्कल जो आपको दिख रहा है, सो दिस इंडिकेट्स द क्लोज लाइन इंटीग्रल of H, that is magnetic field intensity around the closed path equates to the current enclosed by that closed path. ये स्टेटमेंट मैम ये है गॉसेस लॉ में जी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसेस लॉ में होता है। गॉस लॉ, हाँ, लेकिन गॉस लॉ की स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन वो फिर इक्वेट होके आगे जाके जब हम उसकी डेरिवेशंस देख रहे थे तो वहां पे हमारे पास बन रहा था क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड द क्लोज सरफेस या क्लोज पाथ दैट इक्वेट्स टू द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ, ठीक है ना, या जो हाँ वहां पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था उस क्लोज सरफेस पे, उसकी आपके पास वो हो रही थी। सिंपली जाहिर बात है, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एस ई होगा, क्लोज इंटीग्रल तो यही होगा ना, जो आपके पास क्लोज लाइन, ये क्लोज इंटीग्रल यानी डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ओवरऑल इसको कहते हैं, और वहां पे था ई, यहाँ पे एच था, वहां पे था क्यू, और यहाँ पे था, यहाँ पे है आई, ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज एक्यूमुलेशन या चार्ज एग्जिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और करंट फ्लो की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन के लिए एज अ कॉस फंक्शन करता है, ठीक है, या ऑरिजिन के तौर पे फंक्शन करता है। तो ये चीज आपके पास गॉस लॉ की अप्रोच से थी, लेकिन स्टेटमेंट वाइज गॉस लॉ को नहीं वो कर रहा था, लेकिन जब हमने बाद में डेरिवेशन करके देखी थी तो वहां से हमारे पास ये चीज अचीव हो रही थी, ठीक है, सो यू आर राइट। अच्छा जी, अब इसमें जो है आपके पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस सॉर्ट ऑफ कंडक्टर विच इज इन टर्म्स ऑफ अ पाइप और एज अ सिलेंडर, ठीक है, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस कंडक्टर और टू दिस सिलेंडर, ठीक है, कंडक्टर जारी बात है सिलेंड्रिकल उसको वो करता है, रिजेंबल करता है, तो करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपके पास जो भी इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेट्स सपोज वो आपके पास इस सर्कुलर फॉर्म में जो है वो ओरिजिनेट कर रही है या एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है।
अब जारी बात है, दिस हैज टू बी इनक्लोज्ड बाय enclosed surface. This conductor is being enclosed or imagined to be enclosed within a circle, within a zigzag path, within a rectangular path. कोई भी आप उसको एक क्लोज पाथ के तौर पे क्लोज उसमें जो है पैच में इसको कंसिडर कर लेते हो. Let DL be the very small segment or very small length for which we are going to apply this law. ठीक है, such that according to the statement we are going to have DL closed integral of DL या closed line integral of H that equates to I enclosed. तो ये चीज है. ठीक है, so proceeding towards application of the law. ठीक है, ये तो आपके पास सिंपली एक्सप्लेनेशन में सिंपल उसमें कंडक्टर को वो किया गया था ना. अगर हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं फॉर दैट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, let's we are having this long straight of conductor, extension of the conductor is assumed to be from along the z axis from minus infinity to plus infinity. Let the current in this conductor is assumed to be flowing in the upward direction. ठीक है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. दिस इज नॉट द ओनली रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कन्वेंशनली अगर आपको वही वाली बात जैसे हमारे पास कंडक्टर दैट फील्ड इफेक्ट अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी इज बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है, सच दैट अब यहाँ इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हम अकॉर्डिंगली अपना जो है एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू इसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है या जारी बात है इंटेंसिटी क्लोज लाइन इंटीग्रल को इक्वेट करके हम एक्चुअल डेरिवेशन जो एक्चुअली पर्पस ऑफ डेरिवेशन है दैट इज फॉर द सेक ऑफ करंट इनक्लोज बाय दिस सरफेस. ठीक है, अब जारी बात है करंट इनक्लोज बाय द सरफेस आप कैलकुलेट करते हो, सो मीन्स यू आर गोइंग टू deal with or derive for the strength of the field, for which strength of the field that current is working as a source or as a purpose, right? So as current passes through the conductor a magnetic field is generated. जैसे मैंने बात की है, in order to find out the direction of the magnetic field we apply a right hand rule. ठीक है, according to the right hand rule जारी बात है यहाँ पे आपके पास वही वाली बात है कि ओवरऑल सर्कुलर पाथ में आपके पास सारे पाथ को आप नहीं लेते, आप कोई भी पाथ पे दो पॉइंट्स ले लेते हो विच आर एट सेम रेडियल डिस्टेंस ऑफ रो along the radius of the corresponding conductor or circular path. तो वहां पे जब आप उसको लेते हो so direction is in so the direction of the field is in the direction of unit vector a phi. जारी बात है अगर रो के along आपके पास changes हो रही हैं तो perpendicular to that जो होता है वो along the phi exist कर रहा होता है. ये भी पीछे से आप देखते आ रहे हो. So H will be, so right now the strength of the field or magnetic field intensity will be H along phi. In order to find out the magnitude of magnetic field intensity at point P, ठीक है, we consider a closed path passing through the point P. जैसे मैंने बात की है ना कि आप सर्कुलर उसमें से आप इंटायर सर्कुलर रेडियल डिस्टेंस ऑफ रो डिस्टेंस ईच स्टेप कहीं से भी आप लेते हो तो वो रो यूनिट्स हैं. तो कोई भी आप दो यूनिट्स ले लेते हो सच दैट कि उन दो यूनिट्स के दरमियान और फिर एंटायर 2 पाई की डिग्रीज में एंटायर 2 पाई की लिमिट्स में फॉर द एंटायर सर्कुलर पाथ उसको देख लोगे तो आपके पास ओवरऑल जो है फॉर द एंटायर सरफेस या फॉर द एंटायर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द गिवन क्लोज सरफेस वो चीज़ इंटरप्रिटेशन जो है कंप्लीट इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी. So magnetic field intensity, consider a closed path through the point P having radius, वो जो मैंने अभी बात कर लिया है ना, having radius rho. Consider a very small segment of the circular path that is मतलब दो पाइस के दरमियान जो एस डी फाई आपको दिख रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंशियल लेंथ इज रो डी फाई, मतलब ये जो आपके पास डिफरेंशियल सेगमेंट आपके पास एस डी फाई डिग्रीज के अलोंग इन दो पॉइंट्स के दरमियान, एक को पी कह लो दूसरी को पी प्राइम कह लो, ये कुछ नहीं भी कहते तो भी ठीक है. तो आपके पास जो स्मॉल सा एक सेगमेंट डिफरेंस बन रहा है, डिफरेंशियल लेंथ बन रहा है इन टर्म्स ऑफ these two parameters involved, radial distance along rho or in the direction of या change involved in terms of the angle is d phi. ठीक है, so वो आपके पास rho d phi along phi का differential length जो है वो define कर देता है. So by using Ampere's circuital law or statement of the law, उस फॉर्म को आप जब इक्वेशन फॉर्म में या मैथमेटिकल उसमें लिख लेते हो, so I enclosed at the line integral of H. H was H along phi,
इसी तरह से डी एल वॉज रो डी फाई अलॉन्ग फाई। सो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है, सो डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ लाइन और सेम एक्सिस कंपोनेंट्स इज पॉसिबल। सो एच डी रो डी फाई आपके पास आ जाता है, दैट इक्वेट्स टू आई। अब जहरी बात है, जैसे मैंने कहा आपके पास डिफरेंशियल पैच डी फाई, आप कोई भी स्मॉल सेगमेंट ले लेते हो, आप उसको इंटायर लिमिट्स हो 0 to 2 पाई, क्योंकि फाई की लिमिट्स आपके पास 0 to 2 पाई होती है ना, फॉर द एंटायर सिलेंड्रिकल coordinate system for whole of the cylinder, for the entire closed periphery along that around that conductor which is cylindrical in nature. So 0 to 2 pi, so upper limit minus lower limit h rho 2 pi आपके पास आ जाता है as you are interested in I, ठीक है। So I equates to आपके पास ये I equates to this one, या उससे further strength of field find out करना चाहता है, so strength of field is I over 2 pi rho. अब definitely this is a scalar value involving only the magnitude. If you are interested to assign it a direction, जो कि पीछे भी आपके पास था, h हमने कर लिया है, this has to be assigned or oriented along the direction a phi, ठीक है। सो उससे आपके पास I over 2 pi rho along phi आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया है? फिर वो चीज चल रही है, उसके अपने हाथ में, बस शराफत से बाज आ जाए तो अभी भी ठीक है, अभी तक की खैर माफ़ी हो जाएगी, लेकिन इससे आगे मेरी तरफ से तो माफ़ी नहीं रहेगी। अच्छा जी, now we are going to apply the same law for the another sort of conductor. Now the combination of two conductor coaxial cable में आपने देखा है कि अगर हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास टू रेडिया है, टू कंडक्टर्स होते हैं, वन इनसाइड द अदर। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को एग्जांपल करते हुए कहा था कि आप जो आपके पास पेन है, ठीक है, तो पेन में आपके पास जो सेंट्रल फिलिंग है उसको आप कह सकते हैं वो एक वन ऑफ द कंडक्टर्स हैं, लेकिन वो आपके पास अलोंग विद द फिलिंग उसको अब आपके पास इनर कंडक्टर जो है वो सॉलिड होना चाहिए, और आउटर कंडक्टर विच इज हैविंग एन इनर पेरिफेरी एंड एन आउटर पेरिफेरी, या इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, तो उसकी कॉम्बिनेशन एज अ हॉलो इन नेचर ओवरऑल फंक्शन करती है। इनर कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है, करंट फ्लो है, वो अपवर्डली कंसिडर किया गया है, और आउटर कंडक्टर जैसे आपको दिखा गया है ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड उसमें जो है, या इसको ये भी कह सकते हो ये इन करंट है और ये आउट करंट है, इस तरह भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को इन करंट कह रहे हो तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके पास आउट इन नेचर फंक्शन करती है, ठीक है। रेडियस ऑफ द इनर कंडक्टर इज अज्यूम्ड टू बी ए यूनिट्स, जो भी आप कह रहे हो ना, जो भी करस्पॉन्डिंगली आपके पास यूनिट होगा फिर, और इनर रेडियस ऑफ द आउटर कंडक्टर इज बी, आउटर रेडियस ऑफ द आउटर कंडक्टर इज असाइंड और सिलेक्टेड एज सी, ठीक है। फिर यही वाली स्टोरी जैसे मैंने कहा है, इनर शुड बी solid in nature, outer should be hollow in nature, inward current या upward current is assumed to be flowing in the inward inner conductor, and downward or क्या कहते हैं outflow of current is being assumed in the outer conductor. As we know that current density, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा है, current per unit area या current per unit surface was defined as current density. So अब आपके पास दो current densities आएंगी, one of them will deal with the concentration or density for the inner conductor, the other one will be outer conductor. So they are being further represented with the subscript Ji for inner and J naught or Jo for outer, ठीक है। So J naught and Ji are the two different current densities which are dealing with the current concentration for the inner and outer conductors. Now area of the inner conductor बिल्कुल सीरियसली आपको दिख रहा है, they are working as a cylinder, as a closed periphery, as a closed circular surface. So pi r square, अब r radius for the inner conductor is a, or effective area of the outer conductor which was having two radii. One is the inner surface of the inner
radius of the outer conductor, and the other one is outer radius of the outer conductor. So the effective area will be the one which is working as a hollow in between the two radii B and C. ठीक है, तो वो आपके पास पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर. ठीक है, so pi is taken out as a common, so c square minus b square, this is the effective area of the outer conductor. So ji, which will deal with the current density or current concentration for the inner conductor, will be I over pi. मतलब वही आपके पास I over surface, या जो आपके पास वो आ रहा है फॉर्मूला, तो करंट ओवर सरफेस which is for inner conductor as pi a square, और अगर आउटर को देखें pi c square minus b square, वही इफेक्टिव जो एरिया रहता है दो रेडियाई के बीच में. अब आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे भी कोएक्सियल केबल पे भी गॉस लॉ लगाया था, तो वहां पे भी आपके पास क्या था, इनसाइड द इनर कंडक्टर का केस हमने लिया था, इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स का लिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास अब आउटर कंडक्टर हॉलो इन नेचर है, तो उसके दो रेडियाई हैं, यानी हम inside A, rho will be selected as less than A, rho will be selected as between A and B, between B and C, and greater than C. यानी आपके पास चार variations आएंगी. ठीक है, rho will be one selected as less than A, yani inside the inner conductor, in between the two surfaces, yani inner surface of the outer conductor and radius of the inner conductor. So between A and B, between B and C, two radii of the two surfaces of the outer conductor. ठीक है, inner surface and outer surface, या inner radius or outer radius between B and C and greater than C. ठीक है, समझ आ गई है ना इस बात की कि आपके पास अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो चार केसेस के तौर पे आप कम से कम डील कर रहे हो. एनीवन प्लीज, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? So I assume that everyone is clear about this. ठीक है, अच्छा जी, if we are having a closed surface, so that means dl will be rho d phi a phi. वो तो अभी हम लोगों ने जो simple straight conductor की बात की है. So by application of ACL, you are going to have h along phi and then rho d phi along phi. Dot product of these two factors is to be derived, that equates to I. So mean h rho 2 pi equal to I. So that means h equates to I over 2 pi rho. This is for the case when the rho is between A and B. ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास रो फिर अकॉर्डिंगली ए एंड बी पे क्या एग्जैक्ट यूनिट्स हैं या एज अ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी किस पॉइंट को लोकेट करता है, वो रो आपके पास, क्योंकि आई ओवर 2 पाई वंस करंट इज बीइंग फ्लोन वो करंट सेम रहेगी, 2 पाई ऑलरेडी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो फर्दर जो वेरिएशन होंगी दोज विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो रेसिप्रोकली. ठीक है, तो रो जैसे जैसे छोटा होता जाएगा एच स्ट्रेंथन होता जाएगा, या रो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा एंड एच जो है वो वीकन होता जाएगा. ठीक है, देन द केस इज, मतलब स्टेप वाइज भी आप जा सकते हो, लेस देन ए के साथ स्टार्ट करके फिर ए एंड बी के दरमियान, फिर बी एंड सी के दरमियान, एंड देन ग्रेटर देन सी, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ऑर्डर से इसको सॉल्व किया हुआ है. पहले केस लिया है बिटवीन ए एंड बी के लिए, अब ले रहे हैं ग्रेटर देन सी, यानी आउटसाइड बोथ ऑफ द कंडक्टर्स. ठीक है, तो अब जब आप इस पे एच लगाते हो, ACL लगाते हो, तो वहां पे आपके पास एच डॉट डी एल, इस साइड को हम छेड़ते ही नहीं है, वहां पे आपके पास ओवरऑल अगर हम बिहेवियर देखते हैं, outside the both of the conductors means somewhere here or somewhere here or somewhere here, जो भी आप कर रहे हो. ठीक है, तो one of the current is upward or inward in nature, the other one is downward or outward in nature. So as overall जब आप किसी भी इस outer most उसको डील करोगे, ठीक है, तो दोनों कंडक्टर्स की वैल्यू जो एज अ करंट्स वैल्यू इन एंड आउट के केस में आप ये भी फर्दर इज्यूम करते हैं ना कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट इन इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर डिफर करते हैं. ठीक है, सो बाय कन्वेंशन दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में ऑपोजिट, इनवर्ड एंड आउटवर्ड या अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो दोनों कैंसलेशन इफेक्ट दे देते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक ओवरऑल आपके पास I माइनस I या I in माइनस I out, where I in is I और I out is minus I. So though both of the values equates and opposite in direction, they are offering negation to one another. So overall resultant is a null value, is a zero value. ठीक है, so h dot dl that equates to zero value. As dl cannot be zero, जाहिर बात है dl बहुत small हो,
बजाय लाइन के दो पॉइंट्स, तो मैक्सिमम आपके पास मिनिमम पॉसिबल जो डीएल होता है, लेंथ होती है, वो दो एडजेसेंट पॉइंट के दरमियान मिनिमम पॉसिबल ना, लेकिन फिर स्टिल दैट विल हैव सर्टेन वैल्यू। ठीक है, एक पॉइंट नहीं हो सकता, एक पॉइंट से अगला स्टेप लाइन के लिए आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडजेसेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, मिनिमम पॉसिबल केस, लेकिन डेफिनेटली दैट विल हैव अ सर्टेन सेगमेंटल डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, सो उस सेंस में भी आपके पास डीएल कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स एच इज जीरो, एच इज जीरो। द रीजन इज कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज जो करंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड उनकी वजह से जो करस्पॉन्डिंग फील्ड जनरेट हो रहे थे वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर में सेम हो रहे थे, दैट्स व्हाई एच इज इक्वेटेड टू बी जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया है ना, क्योंकि एच का ओरिजिन क्या है, बार बार हम कह रहे हैं ना, एच या एच की बेसिस पे फिर बी, दोनों का ओरिजिन, जैसे वहां पे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, यहाँ पे करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना। अगर करंट फ्लो स्ट्रेंथ में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो उनके फील्ड इफेक्ट भी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो दैट्स व्हाई एच इज वर्किंग एज ओवरऑल नल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब जो बिल्कुल मतलब मेरी सीक्वेंस से फर्स्ट केस होना चाहिए था, लेकिन इन केस में इन्होंने थर्ड लिखा हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिस तरह भी आप चीज सीक्वेंस में जाओ, आपके पास ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की सिलेक्शन है उसकी 4 प्रोबेबल केसेस हैं। ठीक है, तो इनका जो केस थर्ड है दैट इज डीलिंग विद द केस व्हेन row is selected somewhere, point of observation is selected somewhere inside the inner conductor. ठीक है, यानी row is less than a, radius of inner conductor is a, so row should be selected somewhere less than a. ठीक है, यानी inside the inner conductor. So by application of ACL we are going to have दिस आपके पास अब करंट इनक्लोज, क्योंकि जे आई आपके पास क्या था, आई ओवर पाई रो स्क्वायर, या इनर कंडक्टर की बेसिस पे मैक्सिमम ए स्क्वायर, अभी तो हम जनरलाइज देख रहे हैं ना, सो रो स्क्वायर हम वो कर रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। सो जे आई इज आई ओवर पाई रो स्क्वायर, तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे जे आई टाइम्स पाई रो स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड। अब जे आई आपके पास क्या था, आई ओवर पाई ए स्क्वायर, देन ये जो वैल्यू है ये सच लिख लेते हैं, पाई रो स्क्वायर, सो पाई कैंसल्स विद पाई, आई रो स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दिस इक्वेट्स टू करंट इनक्लोज्ड बाय दिस case of when the point of observation is selected somewhere inside the inner conductor. ठीक है, अब h डॉट dl की बेसिस पे आपके पास आई रो स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, पीछे हम लोगों ने जब क्लोज कंडक्टर लाइन सेगमेंट की बात की थी, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी, तो वो आपके पास दे रहा था एज 2 पाई एच रो, जो पीछे डेरिवेशन हम दो जगह पे करते आ रहे हैं, ये वही वाली चीज है। सो दैट मीन दैट इक्वेट्स टू आई रो स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट मीन्स h इक्वेट्स टू आई रो ओवर 2 पाई ए स्क्वायर। दिस इज द केस व्हेन रो इज सेलेक्टेड फॉर अ वैल्यू ऑफ लेस देन a। ठीक है, इसमें जारी बात है मैक्सिमम केस आपके पास क्या होगा, ऑन द पेरिफेरी, ऑन द एक्सेक्ट रेडियल डिस्टेंस, या ऑन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ए, तो फिर आपके पास ये हो जाएगा रो a ओवर ए स्क्वायर, सो यू विल हैव i ओवर 2 पाई a, मतलब वो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल वो है जब आपके पास रो इक्वल टू a हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, मतलब मिनिमम इसके आपके पास जो है फॉर एनी वैल्यू लेस देन a के लिए अकॉर्डिंगली ये इस तरह से वो करेगा, बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर आप डील करते हो फॉर अ केस व्हेन रो इज सेलेक्टेड, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टेड समवेयर बिटवीन द टू पेरिफेरी, बिटवीन द टू radii of the outer conductor, means row is going to vary from b to c, then I enclosed is I in plus I out। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल I enclosed क्या होगा, समेशन ऑफ 2 i's, so I out will be minus j naught आपके पास, क्योंकि आई इन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो आई आउट इज माइनस जे नॉट टाइम्स पाई रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास इन बिटवीन बी एंड सी है ना, तो अगर आप इफेक्टिव उसको देख रहे थे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था, लेकिन अब ग्रेट लेस देन सी एंड ग्रेटर देन बी के केस को आप देख रहे हो। ठीक है, यह मैक्सिमम अप टू जिसको कह सकते हैं कि समवेयर इनसाइड लेस देन सी होना चाहिए, इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, सो उस बेसिस पे आपके पास रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जे, अब जे आपके पास जे नॉट हम पहले देख चुके हैं, दैट इज माइनस आई पाई ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये चीज आपके पास आ रही है एस पाई रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कंबाइनिंग द टू, माइनस आई टाइम्स रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर इसी चीज को हम इस उसमें डालते हैं जो आपके पास इक्वेशन ए है, आई आउट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है ना, आई इन आपके पास क्या है, आई इन को सिंपली आप आई कह रहे हो, ठीक है। सो आई इन यानी इसको सिंपल आई लेके आई नॉट इसका अकॉर्डिंगली माइनस आई लेते हुए जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आई माइनस आई नॉट रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हो सो यू आर डिराइव विद द फाइनल इक्वेशन वैल्यू ऑफ आई सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास नेट वो रह जाता है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी इक्वेटेड टू 2 पाई रो h, ठीक है, equating to this value, so means you are going to have h as this entire value of I c square minus rho square or c square minus b square divided by 2 pi rho। so ये आपके पास वो चीज है जो इन बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द आउटर कंडक्टर के केस को डील कर रही है, ठीक है। होप क्लियर इट इज, सही है ना। अच्छा, जी जो मैम। शीट ऑफ करंट का केस है ये आपके पास डेरिवेशन में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको समराइज करके गो थ्रू करती हूँ, ये सारे फैक्टर्स जो इन्होंने डिफरेंट स्केचेस लिए हुए हैं, अगर मैं इसको समराइज करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये एक क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ को डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ भी एट द एंड आपके पास क्या वो करता है, यानी ओवरऑल आपके पास जो ओवरऑल नेट इक्वेशन या नेट बिहेवियर आता है वो आपके पास आ जाता है एच एक्स, यानी इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका आपके पास बिहेवियर आता है एज एच एक्स इक्वल टू के ओवर टू, के ओवर टू के एक्चुअली आपके पास स्ट्रेंथ या जो डेंसिटी है उस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से यही बिहेवियर आपको वाई के सेंस में भी दिखेगा, ठीक है। वाई की बात जगह पे आपने वो करनी होगी, या जनरलाइजर्स में अगर आप देखें तो आपके पास के होता है के अलोंग वाई, मतलब ये चीज डेरिवेशन कुछ कंफ्यूजिंग उसमें आ रही है, दैट्स वाई मतलब ये चीज एज सच आपके उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इसको समराइज करके कहती हूँ, ठीक है, तो जनरलाइज्ड आपके पास ये फॉर्म आ जाती है कि h इक्वेट्स टू 1/2 के ए एन। अब ए एन आपके पास अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द केसेस में अलोंग द जी आता है, ठीक है। बाज केसेस में आपके पास अलोंग द एक्स अलोंग द वाई भी आ सकता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने नॉर्मली जो स्ट्रेंथ होती है, जो ओरिएंटेशन होती है, जैसे लाइन कंडक्टर के केस में हम अलोंग द जी कंसिडर करते हैं, इसी तरह से शीट ऑफ करंट के केस में हम उस चीज को मतलब अलोंग एक्स या वाई ओरिएंटेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने जनरलाइज करके इसको अलोंग द जी रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली यू आर गोइंग टू वर्क आउट विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वाई टाइम ए जी, जो कि इक्वल होना चाहिए ए एक्स को, ठीक है। ए वाई टाइम इज जी माइनस ए एक्स को इक्वेट करेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये चीज मिस्टेक की हुई है। लेकिन खैर आपकी डेरिवेशन में ये नहीं इंक्लूडेड। अगर मैं इसी अप्रोच की बेसिस पे इस चीज को जनरलाइज करके आप लोगों को बताती हूँ, तो अगर लेट सपोज जैसे हम लोगों ने अभी कोएक्सियल केबल में डील किया है ना, कि अगर हमारी एक कंडक्टर में करंट एक डायरेक्शन है तो दूसरे कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब आप शीट ऑफ करंट या एक शीट को लेते हो तो आप मतलब वही वाली बात, आपके कोई भी डायरेक्शन आप रिज्यूम कर सकते हो, जैसे कंडक्टर में हम नॉर्मली अपवर्ड रखते हैं या इनवर्ड इन नेचर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मली कन्वेंशनल उसमें ये लोग अलोंग ए वाई रखते हैं, ठीक है। और दूसरी उसमें फिर जारी बात है, अगर आप शीट नंबर ऑफ शीट्स को देख रहे हो तो अगर एक ए वाई है तो दूसरा माइनस ए वाई होगा। अब अगर आप दो शीट्स के केस को डील करते हो, मिनिमम दो शीट्स, ठीक है, दो शीट्स के केस को देखते हो, तो आपके पास उस पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की सिलेक्शन के क्या चांसेस होंगे, above both of the sheets, below both of the sheets और in between the two sheets। तो आपके पास above both of the sheets, below both of the sheets, in between two of the sheets आपके पास क्या है, when the point is between the two sheets, तो फिर आपके पास H1 मीन्स कि एक की वजह से जो स्ट्रेंथ इफेक्ट आ रहा है, शीट 1 इसको कहा गया है 1 को, शीट 2 इसको कहा गया है। तो H1 इसकी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताया जा रहा है, H2 इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो अगर दोनों को देखें तो 1 और 2 के अलोंग जी सेम है, लेकिन अगर माइनस के है तो माइनस ए जी आपके पास इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। अगेन मतलब ओवरऑल माइनस के और 2 टाइम्स माइनस अगेन प्लस रिजल्ट करता है। सो ओवरऑल आपके पास जो टोटल एच आता है वो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हाफ वैल्यूज
K/2 दोनों में इन्वॉल्व है, तो टोटल की या लमसम के आपके पास आ जाता है। सो वो चीज आपको इक्वेट कर रही होती है। मतलब ये केस है जब आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन बिटवीन द टू शीट्स एंड द टू शीट स्ट्रेंथ्स करंट डायरेक्शन आर ऑपोजिट, डेफिनेटली देयर स्ट्रेंथ्स आर इन ऑपोजिट सेंस विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो वो आपके पास ये रिजल्टेंट दे रहा होता है। जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आउटसाइड इन बिलो बोथ ऑफ द शीट्स, ये वाला केस जो आपको दिखाया जा रहा है, केस 2 जो आपको यहाँ पे इनसर्कल किया गया है। केस 1 वो था जो हम लोगों ने इन बिटवीन द टू शीट्स देखा है। केस 2 ये है कि जो आउटसाइड इन बिलो बोथ ऑफ द शीट्स। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास क्या आ जाता है, इसका इफेक्ट वही इस तरह से, इसका इफेक्ट इस तरह से, तो दोनों इफेक्ट ऐड होके कैंसलेशन दे देते हैं। सो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाता है एज K/2 along Z minus K/2 along Z। सो ओवरऑल आपके पास जीरो इफेक्ट आ जाता है। इसी तरह से जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव आउटसाइड एंड अबव बोथ ऑफ द शीट्स हैं तो अगेन वही इफेक्ट हो जाता है। तो यानी अगर आप कोई भी शीट्स, नंबर ऑफ शीट, मिनिमम 2 नंबर ऑफ शीट्स को देखते हैं, तो अगर शीट्स के इन बिटवीन आप केस डील करते हो तो आपके पास कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। लेकिन अगर अबव या बिलो बोथ ऑफ द शीट्स के केस को देखोगे, जबकि अंडरस्टूड दोनों की करंट स्ट्रेंथ्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी और उसकी वजह से फील्ड स्ट्रेंथ जो है इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर होगी, तो वो आपके पास ओवरऑल रिजल्टेंट एज जीरो वैल्यू फॉर एच रिजल्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है ये बात जी। अच्छा जी। अब अगर आपको h गिवन है न्यूमेरिकल में एज इन RCS फॉर दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 0.01 एंड 00 इन दैट ऑफ RCS इन द फील्ड ऑफ टू करंट फिलामेंट्स। टू करंट फिलामेंट्स की बात वही है कि टू करंट कंडक्टर्स, वन इज 0.01 इनवर्ड इन along H and this one is along minus H। ठीक है, मतलब जो आपके पास दोनों करंट फिलामेंट्स में करंट की स्ट्रेंथ है, वन इज 0.01 एम्पियर्स, ठीक है, इन along this AZ and the other one is again in along this minus AZ। ठीक है, at जो आपके पास लोकेशन है दैट इज x इक्वल टू 0.015 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले केस ए को ही देखते हैं। अब आपके पास वही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे आपको कहा गया है दैट इज 0.0100। ठीक है, सो 0.0100 मतलब ये आपके पास आ जाता है टू करंट फिलामेंट्स, वन ऑफ देम इज हैविंग 0.08 इन यानी इनवर्ड आपके पास एट Z। ठीक है, एट दिस पॉजिटिव Z एंड द अदर वन इज दिस इन अलोंग माइनस AZ। तो एक करंट फिलामेंट आपको एज दिस वन अलोंग x दिखाया गया है और x एग्जैक्टली x नहीं दिखाया गया है, XY प्लेन पे दिखाया गया है जहां पे x की वैल्यू 0.015 है और y की वैल्यू 0 है। यानी फिर आप उसको कह सकते हो अलोंग x ही आपके पास लोकेशन आ रही है दोनों की। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग जो कि 0.01 है। ठीक है, सो 0.015 और 00 आपको ये पॉइंट दिख रहा है जिसपे करंट फिलामेंट 2 दिख रहा है, करंट फिलामेंट 1 आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। इन बिटवीन द टू आपको जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 0.01 एंड 00 कोऑर्डिनेट के साथ दिख रहा है विच इज मार्क्ड एज PO हेयर, वो आपको दिख रहा है। दोनों में करंट स्ट्रेंथ आपको दिख रही है 0.01 एम्पियर्स ईच है, एक में अपवर्ड जा रही है और दूसरे में इनवर्ड अलोंग Z माइनस AZ। सो वो आपके पास ओवरऑल अगर अलोंग माइनस AZ है तो जाहिर बात है वो उसको लीविंग भी ले सकते हो अगर पॉजिटिव के सेंस में ले रहे हो, या अलोंग माइनस AZ इनवर्ड भी ले सकते हो, कहने का मतलब एक ही है। ठीक है, so we know that for infinitive length of conductor we were derived with this equation। ये पीछे हम करके देख चुके हैं ना, जहाँ पे आपके पास लाइन सेगमेंट या आपके पास कंडक्टर की एक्सटेंशन -Z to +Z जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी ACL की, वो जो हमने देखी है, तो वो आपके पास इक्वेट कर रहा था इन्फिनेटिव केस के लिए इस चीज को। नाउ कंसिडर कंडक्टर 1, ठीक है, विच इज द फर्स्ट फिलामेंट ऑफ करंट एज दिस वन। दो आपके पास शो किए गए हैं ना, एक को एनसर्कल किया गया है एज दिस वन वैल्यू, ठीक है, ये करंट फिलामेंट है, और दूसरा फिलामेंट आपके पास 2 के तौर पे एनसर्कल किया गया है। सो H1 इज I/2 pi rho along Fi, I is 0.08, 2 pi is a constant and rho is रो जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एज 0.0100। सो वो आप पुट अप करते हैं, सो H1 इज डिराइव्ड टू हैव दिस वैल्यू 1.273 along phi। Now for the conductor 2, the strength is the current is the same 0.01, 2 pi is again constant। अब आपके पास क्या है
कि अब आपके पास द डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, उसका अपना जो कोऑर्डिनेट आ रहा था और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, यानी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि अगर इसको आप लिखते हो ना 0.01, सो -0 लिख सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात की? एक मिनट, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 0.0100 दिख रहा है, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन 000 देखते हैं तो ये है 0.01 -0 या 0 -0 0 -0, लेकिन द ओनली डिफरेंस इन्वॉल्व, ये ओनली चेंज इन्वॉल्व और डिफरेंशियल लेंथ इन्वॉल्व अलोंग दिस एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज द चेंज फ्रॉम 0.01 टुवर्ड दिस ओरिजिन ऑफ 0। लेकिन अगर इसी चीज को आप देते हो इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फिलामेंट 2, तो फिर आपके पास क्या आता है, उसका डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, जाहिर बात है इनिशियल पॉइंट 0 से P के टुवर्ड्स तो P है, लेकिन P से टुवर्ड द फिलामेंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है P और एंडिंग पॉइंट फिलामेंट 2 है ना, तो उस बेसिस पे आपके पास 0.015 माइनस 0.001 आ रहा है, जबकि ओवरऑल आपके पास आएगा 0.005। समझ आ रही है इस बात की? समझ आ रही है? जी मैम। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, सही है। तो मींस दोनों का डिफरेंस वहां पे इन्होंने इसलिए 0.01 -0 नहीं लिखा हुआ, तो -0 तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके कोई चेंजेस नहीं कॉज कर रहा ना, लेकिन आप अपने समझने के लिए उसको कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया है। तो क्योंकि ओवरऑल रिजल्टेंट फिर यही रहेगा नेक्स्ट स्टेप में। सो H2 रिजल्ट्स एज 2.546 एज द टू वैल्यूज आर overall summation is the combination of H1 plus H2, so दोनों को ऐड करेंगे, so overall आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। नाउ डेफिनेटली आपके पास इनिशियल वो जो था वो RCS था, लेकिन असल में हमारे पास जो वर्किंग होती है वो 5 में होती है ना, ठीक है। सो आपके पास ये 5 में है और गिवन कंडीशंस जो थे वो आपके पास RCS की टर्म में थे, ठीक है, XYZ की टर्म में थे। तो अब इस चीज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन्वॉल्व थी, मतलब टुवर्ड द रेक्टेंगुलर फ्रॉम द CCS, तो वो आपके पास थी HX कहते हो, H1 2 3 या प्राइम डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम वैल्यू से, लेकिन ओवरऑल उस चीज को फिर आगे डिफाइन करोगे। तो इन्होंने सिंपलेस्ट जो बेसिक अप्रोच HX HY HZ को रखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो पीछे हम डिराइव करते रहे हैं H रो H5 HZ, ठीक है। सो सारी वैल्यूज आप वो लिख लेते हो, X आपके पास 0.01 है, Y 0 है, Z 0 है, सो आपके पास 5 आ जाता है, और अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट करते हो, सो यू आर डिराइव्ड विद H वैल्यू ऑफ 3.81 अलोंग Y, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। क्लियर है? देन अगर आप केस बी की टूवर्ड्स जाते हो, तो वहां पे आपके पास 3 रेडियाई होते हैं ABC, जैसे आपको दिख रहा है। करंट स्ट्रेंथ होती है जो कि S 0.8 एम्पेयर्स आपको दिख रही है। दिस कोएक्सियल केबल, इसके लिए आपने H फाइंड आउट करना है। अगेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सब के लिए ये है, अच्छा 0.01, और ये अब RCS में H जो है वो आपके पास RCS में एट दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनिशियली वी आर डेल्ट विद दिस केस A, now we are going to modify it for the case B, for the coaxial cable case, which is working with involvement of 3 radii, A as 3 centimeter, B as 9 millimeter and C as 12 millimeter, and strength of current is this one. So अब आपके पास क्या होगा, जो हम लोगों ने वहां पे डेरिवेशन की है, अब अगर आप देखो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 0.01 देखें, ठीक है, तो 0.01 को आप कह सकते हो 10 मिलीमीटर, कह सकती हूँ बेटा? जी मैम। तो 10 मिलीमीटर, अब ऊपर आपके पास कोएक्सियल केबल की 3 रेडियाई हैं, 3 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर एंड 12 मिलीमीटर। तो आपके पास रो अब क्या आ रहा है आपके ख्याल में? 10 मिलीमीटर इज बिटवीन 10 मिलीमीटर इज 9 बिटवीन और 12, 9 mm और 12 mm। हाँ जी, बिटवीन B एंड C का केस आ रहा है ना? जी मैम। ठीक है, तो फिर B एंड C के अकॉर्डिंगली हम जो जस्टिफिकेशन जो हमने जनरलाइज डील की थी वही देखेंगे ना, जहां पे हमारे पास डेरिवेशन आ रही थी I C² माइनस रो स्क्वायर और 2 पाई रो C² माइनस B²। C भी है, B भी है, रो भी है, सिंपली वैल्यूज डाले, आपके पास ये वैल्यू आ गई है, देन गेट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट ऑफ RCS। क्लियर है ना? आसान है ना? जी मैम।
ठीक है, अब जब तीसरे केस को आप देखते हैं तो वहां पे एक जो के की वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ ऑफ वो है और लोकेशन है वो ये है, दूसरी शीट की ये है, तीसरी शीट की है, 3 शीट्स आपको गिवन है, ठीक है, उनके लोकेशन पॉइंट्स भी गिवन है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, वो जनरलाइज जो ओवरऑल डेरिवेशन थी वो नहीं इंक्लूडेड इस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि दैट्स व्हाई मैंने समराइज करके एंड में आपको बताया है शीट्स का बिहेवियर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे आप सॉल्व करेंगे, उसकी जनरल डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं इंक्लूडेड, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ के साथ हम लोगों ने एक शीट लोकेट की है एट 6 मिलीमीटर जैसे बताया गया था, दूसरी शीट्स हैं आपके पास करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ आपको गिवन है जिसको हम के कह रहे थे, ठीक है। फॉर वन के वैल्यू इज दिस अलोंग वाई एम्पेयर्स पर मीटर, मतलब वही आपके पास करंट डेंसिटी आ रही है ना, एट x6, सेकंड वन एट x9, थर्ड वन एट x12, ठीक है, मिलीमीटर्स ईच वन। सो फर्स्ट वन को आपके पास ये स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं लिखी गई लेकिन x6 पे ड्रॉ किया गया है, दूसरी फिलामेंट या शीट को x9 पे रखा गया है, तीसरी वाली को x12 पे रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को जब हम 1/2 के a अलोंग n देखते हैं, सो उसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, की वैल्यू आपके पास थी, y की वैल्यू आपके पास है, मतलब वो जो वैल्यू थी वो आपके पास k अलोंग y का केस दिख रहा था ना, गेटिंग involved with the cross product of ax, so ay time ax is minus az, so you are going to have h1 as minus 2.356 along az, ये माइनस az का माइनस स्टार्ट में लिखा गया है। दूसरी शीट की वजह से आपके पास जो स्ट्रेंथ तो थी वो आपको याद होगी समहाउ, इतना जो थोड़ा सा गो थ्रू किया है, -3 पाई along y था, गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ax, तो वो चीज आपके पास अकॉर्डिंगली ये रिजल्टेंट दे रही है और थर्ड वाले का रिजल्टेंट ये दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को क्यों दिख रहा है कि पहले दो के साथ अगर देखें x जो है वो नहीं, पहले वाले के साथ x पॉजिटिव है, दूसरे वाले के साथ यहाँ x नेगेटिव दिख रहा है, ए वाई एक मिनट, ए एक्स ए वाई ए जी माइनस ए जी, नहीं यहाँ पे भी पॉजिटिव है, दिस इज फॉर द केस ऑफ 6 था ना, हाँ ठीक है 9 है, ठीक है। पहले दो के साथ x आपको पॉजिटिव दिख रहा है और तीसरे वाले के साथ x नेगेटिव है, क्यों, क्या वजह दिख रही है, क्या वजह दिख रही है? इसके लिए भी जो था डिस्टेंस की टर्म में x पॉजिटिव था, इसके लिए भी पॉजिटिव था, इस वाले के लिए नेगेटिव है, क्यों? मैम जो फील्ड की पॉइंट है डायरेक्शन हाँ हाँ, वो डायरेक्शन भी अपोजिट है और उस जो एक्स है उसके पीछे आ रहा है। ये 10 मिलीमीटर था ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, 0.01 जिसको हम 10 कह रहे थे, तो अगर 10 के हम राइट पे देखते हैं, यानी राइट नाउ इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंगली हम शीट्स को देख रहे हैं ना, तो इस शीट्स के अकॉर्डिंगली ये जो शीट्स जो टुवर्ड्स द राइट एग्जिस्ट कर रही है ये पॉजिटिव नेचर ऑफर कर रही है, पॉजिटिव बिहेव कर रही है, और टुवर्ड द लेफ्ट है वो नेगेटिव वो कर रही होंगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस वेक्टर इन्वॉल्व फॉर दिस नेगेटिव बिहेवियर इज विद द साइन ऑफ माइनस अलोंग एक्स, ठीक है, या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रही है, ठीक है। मैं यही चेक करना चाह रही थी कि आप लोग वो कर रहे हो या नहीं, मतलब कंसंट्रेट कर रहे हो, खुद भी जहनों पे भी जोर दे रहे हो या नहीं, सिर्फ मेरे उसको ही हाँ ना कर रहे हो, ठीक है, गुड, ये दिस इज राइट, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखे जाए फर्क दोनों शीट्स का बिहेवियर वाइज देखे ना, H1 और H3 का देखें, आपको सिर्फ साइन का डिफरेंस दिख रहा होगा, -2.356 एंड +2.536, तो ओवरऑल अगर देखें दोनों की स्ट्रेंथ अगर स्टार्ट में हम देखें यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, एक है 1.5 पाई अलोंग वाई एट एक्स दिस एंड दूसरा है 1.5 पाई along y at x this, लेकिन ये x at 6 मिलीमीटर जो है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 मिलीमीटर पॉजिटिव एक्सिस पे है और ये नेगेटिव पे है, तो दोनों की ये जो स्ट्रेंथ है एज 1.5 ईच, लेकिन दिस 1.5 इज पॉजिटिव इन नेचर एंड दिस 1.5 इज नेगेटिव इन नेचर, सो दैट्स व्हाई दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट बिहेवियर की बेसिस पे कैंसलेशन दे रही है। तो जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो बीच का जो 9 मिलीमीटर पे शीट का इफेक्ट था, वो इफेक्ट आपके पास ओवरऑल इफेक्ट के तौर पे आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है बेटा? जी मैम जी। तो ये चीज है। जब अब हम लोगों ने एक दूसरा डाइवर्जेंस हमने देखा था, दैट वाज डेल डॉट,
ठीक है, उसकी भी करस्पॉन्डिंग ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स में जो डेरिवेशंस आ रही थी आपने देखी होंगी, वो डेरिवेशन नहीं इंक्लूडेड लेकिन नेट उसके पास से जो इक्वेशन आ रही थी वो रिपीटेडली आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होती रही हैं. सो राइट नाउ वी हैव टू डिफाइन इट फॉर अ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए. ठीक है, कर्ल ऑफ मींस डेल क्रॉस. Del dot was defined as divergence and del cross is being defined as a curl. ठीक है, सो अगर आप कर्ल के बिहेवियर को देखते हो इन आरसीएस तो उसका ओवरऑल जो सिंपल आपके पास मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो आपके पास है कि अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जी, ये आपके पास डिटर्मिनेंट की तौर पे आप देखते हो. डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए एक्स ए वाई ए जी. सेकेंड रो आपके पास बनता है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, एंड देन द डेटा और मैग्नीट्यूड वैल्यूज इन्वॉल्व अलोंग एक्स अलोंग वाई एंड अलोंग जी. तो उन सारी वैल्यूज को जब आप करते हो तो वो आपके पास ओवरऑल आ जाता है एज डेल कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ऑफ दैट पार्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, अगर ये a है तो a x a y a z है, कोई और वेक्टर है तो उसके अकॉर्डिंगली ये थर्ड आपके पास आ जाती है रो. ठीक है, दिस इज इन RCS. About the CCS we are having this form of determinant matrix. ठीक है, जिसमें आपके पास आ रहा है 1 over row and then per along row along row along phi and a z, partial with respect to row, partial with respect to phi, partial with respect to z along for the magnitude of या for the स्केलर मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ एरो ए फाई एंड इजी, या जो भी वेक्टर आपको इन्वॉल्व होगा वो वेक्टर. इसी तरह से एससीएस में आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म मिलती है. ठीक है, सो अब इसी चीज को हम देखते हैं फॉर दैट ऑफ, मतलब ये एम्पेयर सर्किटल लॉ का ही आपके पास यहाँ वो आ रहा है. एच डॉट डी एल है तो जारी बात है दिस हैज टू बी डिराइव. अब दिस हैज टू बी डिराइव बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप अ क्लोज पाथ एंड द नेचर ऑफ द क्लोज पाथ इज फ्रॉम लाइन टू लाइन से पॉइंट टू पॉइंट कवरिंग वन लाइन सेगमेंट. अगर P1 टू P2 देखेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट आएगा, P1 टू P2 आपको एक लाइन सेगमेंट दिखेगा, P2 टू P3 दूसरा लाइन सेगमेंट दिखेगा, P3 टू P4 तीसरा लाइन सेगमेंट दिखेगा और P4 टू P1 मतलब कंप्लीट क्लोज पाथ कवर अप करते हुए 4 लाइन सेगमेंट दिखेगा. तो h की जो वैल्यू है दैट इज 0.1 y क्यूब अलोंग x और ओवरऑल 0.4 x अलोंग this z direction. This much amperes per meter is the strength or intensity of the field. ठीक है, सो ये आपने ओवरऑल मतलब जनरलाइज्ड आपको ये गिवन है. अब इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करेंगे. अब वही आपके पास पाथ्स बनेंगे. First along this path which is assigned or represented as C1, then along this path which is selected as C2, then along this third part which is selected as C3 and the fourth one as C4. So along the path C1 DL will be, अब यहाँ पे आप देखो बेटा दोबारा से, ठीक है, changes from 5 to 5 means no change along X, from 4 to A6 that is mean change along Y and 1 to 1 no change along Z. जो DL यहाँ पे दिखेगा that will be DY along Y, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, variation from P1 of 541 towards P2 of 561 is only in the Y coordinate. 5 5 same है, no change along X. 4 and 6 में change है 2 units का and 1 1 along Z कोई change नहीं है. क्लियर है ना ये चीज. जैसे हमने पीछे लाइन सेगमेंट जो हमने वर्क के लिए केसेस डील किए थे लाइन इंटीग्रल की टर्म में, वहां पे ये चीज मैंने समहाउ आप लोग को क्लियर की थी. ठीक है, दोबारा से उस चीज को टच दे रहे हैं. ठीक है, देन मूविंग फ्रॉम 561 टुवर्ड्स 061. ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ना ये एग्जैक्ट यहाँ आना चाहिए, लेकिन इन्होंने आप लोग को डिफरेंशिएट करने के सेंस में थोड़ा सा एक्सटेंडेड उसमें दिखाया हुआ है ताकि आपको क्लियर रहे. ठीक है बेटा, सो अकॉर्डिंगली मूविंग फ्रॉम point 2 towards point 3, that is from 561 to 061, the change is in the x coordinate from 5 towards 0. No change along this 6 to 6 and no change along this y 1 to 1. ठीक है, so y के along भी आपको चेंज नहीं दिख रहा, z के along भी जो ओनली चेंज है यानी dl की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे dx as along x दिखेगी. समझ आ रही है ना मेरी बात की? जी मैम. ठीक है, ठीक है, गुड. So accordingly आपके पास फिर P3 से P4 towards जाएंगे. So no change along X 00 H change no change along X 00 each. Then change from 6 to 4 is -2 या 2 units reduction या restriction या जिसको कहते हैं shrinking या
डिक्रीज आपको दिख रहा है फ्रॉम 6 टूवर्ड्स 4 मींस यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा अलोंग द वाई, एंड फिर आपके पास कोई चेंज अलोंग द जी नहीं है। इसी तरह से फोर्थ सेगमेंट में अलोंग अगेन आपको चेंज अलोंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम 0 to 5 ऑफ अलोंग एक्स दिखेगा, 4 to 4 नो चेंज है, 1 to 1 नो चेंज है। ठीक है, सो जाहिर बात है फर्स्ट सेगमेंट C1 के लिए H1 कह रही हैं, C2 के लिए H2 कह रहे हैं, C3 के लिए H3 कहेंगे और C4 के लिए H4 कहेंगे। सो H1 आपके पास हो जाएगा 0.1, जब बेसिक जनरलाइज ये इक्वेशन 1 गिवन थी। ठीक है, इसी चीज को हम अलोंग विद द लाइन सेगमेंट डिफाइन करते जाते हैं। तो H डॉट DL आपके पास H की इक्वेशन ये है, तो ये H की इक्वेशन गेटिंग मल्टीप्लाइड विद एनी डॉट वैल्यू ऑफ DL उसी केस के मुताबिक मॉडिफाई होता जाएगा। सो आपका फर्स्ट केस C1 में X is 5, Z is 1 and the change as DL is involved as dy along y. So H1 is 0.1 y cube along x and 0.4, ये आपको दिख रहा था ना ऊपर जनरलाइज्ड उसमें x along z, so x is 5, that's why इसी चीज को स्पेसिफाई कर देंगे। so ये आपके पास ओवरऑल मॉडिफाई होके इक्वेशन दे रहा है 0.1 y cube along x plus 2 along z। ठीक है, नाउ आपके पास क्या है H dot DL along the path C1 is 0.1 y cube along x and 2 along z, and DL right now getting multiplied as a dot product with DL along DL as dy along y। so आपके पास overall factor हो जाएगा as right now dot product of x with y is involved और dot product of z with y is involved। तो क्या जहन में आ रहा है, क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, क्या रिजल्टेंट होगा? देखें x डॉट ए वाई इज 0, z डॉट ए वाई इज 0, क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.1 y क्यूब ए एक्स जो आगे जाके डॉट प्रोडक्ट में dy अलोंग y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो इस पार्शियल प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू dy अलोंग y मींस अगर यूनिट वेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हम देखें तो ax डॉट ए वाई इज इन्वॉल्व, या सेकंड फैक्टर को अगर हम देखें 2az as a dot with dy ay, so az dot ay is involved. So dot products of orthogonal components are always 0. So that's why आपके पास h dot dl overall फर्स्ट उसमें फर्स्ट पाथ में फर्स्ट सेगमेंट में फर्स्ट लाइन उसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरे वाले को देखते हैं तो फिर आपके पास as one of the products as this factor of 0.1 y cube ax with that of dx along x। तो अगर आपके देखें तो फर्स्ट सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट ये 0 रिजल्ट करेंगे, सेकंड और फोर्थ रिजल्ट करेंगे। ठीक है, मतलब उनके कोई ना कोई रिजल्टेंट्स आएंगे। सो ओवरऑल ऐसे शॉर्टकट में बता रही हूँ, कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो सारा हुआ है ना, सच इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट में सिंपल बात क्या है कि H आपके पास फर्स्ट केस के लिए जो दो कंपोनेंट्स दिखा रहा है x along z दिख रहा है, जबकि फर्स्ट केस C1 में और थर्ड केस C3 में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट या चेंज दिख रही है एज dy along y। तो dy along y या y dot with that of ax, y dot with that of az, both will result as dot product of ax with ay या az with ay। All together that results into as a dot product results into 0। So C1 के लिए C3 के लिए दोनों के बिहेवियर सेम रहेंगे, सिर्फ आपके पास डायरेक्शन वाइज चेंज आ रहा है ना, या पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में इंक्रीज और डिक्रीज या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिख रहा है। ठीक है, सो उसमें आपके पास कोई रिजल्टेंट एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई या इजी विद वाई 0 आएंगे, जबकि फर्स्ट सेकंड केस में और फोर्थ केस में कोई ना कोई रिजल्टेंट्स आते हैं। सो ओवरऑल आपके पास क्या होगा एज अ समेशन ऑफ ऑल टुगेदर ऑल द 4 वैल्यूज, तो जो रिजल्ट दे रहा है एज -76 एम्पियर्स। ठीक है, क्योंकि H डॉट DL दैट इक्वेट्स टू ए आए ना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये आपको डायरेक्ट एम्पियर्स की टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से भी अगर आप देखें तो H वॉज आपके पास एम्पेयर पर मीटर था और DL को देखें गेटिंग मल्टीप्लाइड विद मीटर, तो एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसल, सो यू आर बीइंग लेफ्ट विद एम्पेयर यूनिट्स। क्लियर क्लियर जी है? मैम। इसको देख लें जी स्टोक्स मैम। लॉ को। नो मैम, बस मैम। ये वैसे इतना कुछ है नहीं मैम हिम्मत नहीं आ रही बात, मैम अब गिर चुके हैं बेड पर। अच्छा चलें आज आपने खाना भी नहीं था, आज आपका पेपर नहीं था। जी।